हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में दोस्तों। तो अभी तक आप दो पार्ट देख चुके हैं दोस्तों। आज है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पार्ट 3। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। अगर आपने पहले दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप दोनों पार्ट इस वीडियो के बाद में देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे कि हम पार्ट 3 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे थैलेमस के बारे में, उसके बाद हम जानेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। उसके बाद बेसल गैंग्लिया क्या होता है और वाइट मैटर क्या होता है, ग्रे मैटर और डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उनके बारे में जानेंगे दोस्तों पार्ट 3 में। दोस्तों ये ब्रेन का लास्ट पार्ट होगा। इससे पहले हम दो पार्ट जो पढ़े हैं वो बहुत ही डिटेल वीडियो हमने उसमें पढ़ा है। तो अगर आपने वो दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद आप वो पार्ट देख सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों थैलेमस से कि थैलेमस क्या होता है, थैलेमस का क्या काम होता है दोस्तों। तो सबसे पहले अगर बात करें हम थैलेमस की, तो थैलेमस इज अ स्ट्रक्चर रिसाइडिंग इन डीप योर सेरेब्रम एंड अबव योर ब्रेन स्टेम। जो हमारी ब्रेन स्टेम होती है उसके ऊपर और सेरेब्रम के बिल्कुल डीप में होता है दोस्तों, बिल्कुल अंदर की तरफ होता है। सेरेब्रम हम जानते हैं कि जो हमारे ब्रेन है उसका ऑलमोस्ट 80% पार्ट को कवर करता है सेरेब्रम। तो ज़्यादातर पार्ट हैं सेरेब्रम से रिलेट करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये कैसा स्ट्रक्चर है? दिस स्ट्रक्चर इज समटाइम रेफर्ड टू एज द स्विच बोर्ड ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको कभी कभी दोस्तों स्विच बोर्ड भी कहा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। जैसे हमारे घरों में फ़ैन का स्विच बोर्ड होता है, लाइट का स्विच बोर्ड होता है, लाइट को हम बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, फ़ैन को हम चालू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ऐसे ही जो थैलेमस क्या है वो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक स्विच बोर्ड बन जाता है कभी कभी दोस्तों। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है? ब्रेन आता है और स्पाइनल कोड आता है दोस्तों। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो पूरा जो सेंसरी नर्व सेंसरी वो जो सेंसेशन आती हैं उसको सिग्नल्स को रिसीव करता है और उसके ऊपर रिस्पॉन्स करने का काम किसका है दोस्तों? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है दोस्तों। तो उसका कभी कभी स्विच बोर्ड बन के भी ये थैलेमस काम करता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अगर थैलेमस देखें तो हम थैलेमस की लोकेशन अगर हम देखें तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं फोटो में कि थैलेमस का जो लोकेशन है वो कहाँ पे, बिल्कुल जो सेरेब्रम है उसके बिल्कुल नीचे की तरफ यानी डीप साइड में। और ये जो सेरेब्रम है जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसके दोस्तों बिल्कुल ऊपर है। और ब्रेन स्टेम की किसके? ब्रेन स्टेम इसके थैलेमस के नीचे से स्टार्ट होती है दोस्तों। थैलेमस के नीचे मिलेगा आपको हाइपोथैलेमस। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं हम, आगे और देखते थैलेमस के बारे में। इट रिलेज वेरी sensory information like sight, sound, touch to your cerebral cortex from the rest of your body। रिले का मतलब क्या हो दोस्तों? रिले का मतलब होता है मैसेज का एक्सचेंज करना। जो मैसेज की इन्फॉर्मेशन है उसको डिकोड करके एक दूसरे के साथ शेयर करना। तो ये क्या करता है? रिले का काम करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन के बीच में और आपका जो सेरेब्रम है जहाँ पे रिस्पॉन्स दिया जाता है सेंसरी नर्व्स जो भी हम देखते हैं, जो भी हम सुनते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन सेंसरी नर्व द्वारा हमारे ब्रेन के पास आती है उसको क्या करता है? रिस्पॉन्स करके वापस भेजने का काम। मतलब एक दूसरे जैसे कि बॉडी से मैसेज को लेके आता है और कहाँ पे भेजता है? सेरेब्रम के पास। सेरेब्रम से मैसेज रिस्पॉन्स को लेके आता है और कहाँ भेजता है? बॉडी में। तो एक प्रकार का बीच में मैसेंजर का काम करता है दोस्तों हमारा ये जो थैलेमस है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का क्या काम है दोस्तों? हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस साइट बिलो योर थैलेमस। जैसा कि हमने देखा फोटो में, थैलेमस के जस्ट नीचे रहता है दोस्तों हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के नीचे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ठीक है दोस्तों, इट इज़ इंपॉर्टेंट इन रेगुलेटिंग वेरियस हार्मोनल फंक्शंस, ऑटोमेटिक फंक्शंस, हंगर, थ्रस्ट एंड स्लीप। दोस्तों हंगर, थ्रस्ट एंड स्लीप तो ये अलग चीज़ है, लेकिन ये क्या करता है? हाइपोथैलेमस क्या करता है दोस्तों? रेगुलेट करता है हार्मोनल फंक्शन। जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं उनको रेगुलेट करता है, उनके फंक्शंस को रेगुलेट करता है कि उनके क्या क्या काम है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कुछ का होता है एनर्जी प्रोवाइड करना, कुछ का होता है स्पर्म प्रोड्यूस करना। तो अलग अलग हार्मोन के अलग अलग फंक्शंस हैं दोस्तों। तो उनको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? उनको एक्टिवेट करने का काम कौन करता है? उसको करता है दोस्तों हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का भी हमारे ब्रेन में एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। उसके बाद क्या करता है? ऑटोनॉमिक फंक्शन, जो हमारे शरीर में ऑटोनॉमिक फंक्शन होते हैं, हार्ट रेट, ब्लड, जो हमारा ब्रीदिंग है, उन सबको देखने का काम भी किसका है? हाइपोथैलेमस का काम है दोस्तों। हंगर, थ्रस्ट एंड स्लीप, भूख का, प्यास का और सोने का, ये सारे काम किसके पास में? ये सारे काम हाइपोथैलेमस। जैसे एक स्टेट में दोस्तों अलग अलग एमएलए के पास अलग अलग वो जो मंत्री होते हैं उनके पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे किसी के पास रेवेन्यू का होता है, किसी के पास ट्रांसपोर्ट का होता है। ऐसे ही ब्रेन को भी छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग फंक्शन दिया हुआ है कि आपको हार्मोनल पार्ट देखना है, आपको ये मैसेज का देखना है, आपको ये क्या करना है, क्या नाम है,
मैसेज को रिस्पॉन्स करना है, तो अलग अलग पार्ट का अलग अलग वो है दोस्तों, हर पार्ट का अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हाइपोथैलेमस। जैसा कि हमने देखा था कि ऊपर थैलेमस है इसके और जस्ट बिलो इसके दोस्तों हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के अगर नीचे आप देखेंगे तो उसके नीचे है दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम है दोस्तों? आवर पिट्यूटरी ग्लैंड सेंड आउट हॉर्मोन्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स इन योर बॉडी। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो अलग अलग ऑर्गन्स के पास हॉर्मोन्स को भेजता है, और इसके साथ ही साथ क्या काम करता है दोस्तों, जो हमारे अदर ग्लैंड्स हैं जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स हैं, या फिर अलग अलग लीवर में है, पैनक्रियाज का इंसुलिन है, उन सबको क्या काम करता है, उनको सबको एक्टिवेट करता है, उनको सबको डायरेक्शंस देता है, उनके ऊपर कंट्रोल करता है। ये सारा कौन करता है दोस्तों? पिट्यूटरी ग्लैंड। एक तरीके से पूरे शरीर के जो ग्लैंड्स होते हैं, जो हॉर्मोन्स होते हैं, उनकी देखरेख कौन करता है, उनको एक्टिवेट कौन करता है, उनको कंट्रोल कौन करता है? वो करता है दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। तो इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है दोस्तों। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये पूरे जो हॉर्मोन्स बॉडी में जितनी प्रकार के हॉर्मोन्स, जितनी प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं दोस्तों, हमारे बॉडी में दो प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं, एक इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। जो हमारे बॉडी के जो ब्लड के अंदर जो सिक्रीट करते हैं उसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और जो बॉडी से बाहर हमारे जो भी हार्मोन सिक्रीट करते हैं उसको बोलते हैं दोस्तों एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो दो प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं, उन सबको देखभाल फंक्शन कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड करता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें पिट्यूटरी ग्लैंड, तो आप ये छोटा सा बिल्कुल पिंक कलर में अगर देखेंगे हाइपोथैलेमस के नीचे, तो बिल्कुल छोटा सा होता है दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड का और क्या है दोस्तों फंक्शन? पिट्यूटरी ग्लैंड एक कैविटी में होता है जिसको सेला टर्सिका बोला जाता है दोस्तों। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे रखा होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड एक ब्रेन के अंदर एक कैविटी में रखा होता है जिसको सेला टर्सिका बोला जाता है। ये सी शेप का होता है दोस्तों, जैसा कि आप अगर इसमें भी देखेंगे तो ये सी शेप का होता है, और इसको बोला जाता है दोस्तों सेला टर्सिका। अगर हम इसको जूम करके दिखाएं तो ये देखो दोस्तों, ये बिल्कुल सी शेप बनी हुई है, सी शेप बनी हुई है, और इसी के अंदर नीचे सिचुएटेड होता है कौन सा? हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड दोस्तों। इसी के नीचे क्या होता है? हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अवर पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ स्मॉल पी साइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड्स। मैं आपको दिखाऊं, योर पिट्यूटरी ग्लैंड्स इज अ स्मॉल पी साइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड्स लोकेटेड एट द बेस ऑफ योर ब्रेन बिलो योर हाइपोथैलेमस। ये दोस्तों अगर आपने मटर का दाना देखा होगा, मटर के दाने जितना साइज होता है दोस्तों इसका, जो हमारा मटर का दाना होता है एक उतना साइज होता है, और कहाँ पे लोकेटेड होता है? जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है उसके जस्ट नीचे सिचुएटेड होता है। जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है उसके बिल्कुल नीचे में होता है दोस्तों। इट रिलीज सेवरल इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स एंड कंट्रोल फंक्शन ऑफ मैनी अदर इंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड्स। क्या करता है कि एक तो हॉर्मोन्स को सिक्रेट्स करता है पूरे बॉडी में, और दूसरा जो अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनको भी कंट्रोल करने का काम किसका है दोस्तों? पिट्यूटरी ग्लैंड का काम है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया क्या है दोस्तों? अवर बेसल गैंग्लिया आर अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई डीप इन योर सेरेब्रम दैट इज इंपॉर्टेंट इन कंट्रोल ऑफ योर मूवमेंट्स। बेसल गैंग्लिया दोस्तों एक बेसिकली क्या है? ग्रुप है न्यूक्लियाई का जो कि सेरेब्रम के अंदर रहता है, और इंपॉर्टेंट किस लिए है? हेल्प करता है मूवमेंट्स में कंट्रोल करने में, और जो बाकी जो मोटर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है दोस्तों। और इसमें एक वर्ड का जिक्र किया गया यहाँ पे न्यूक्लियाई का। न्यूक्लियाई डीप क्या होते हैं दोस्तों? बेसिकली क्या होते हैं कि द डीप सेरेब्रल न्यूक्लियाई डीसीएन जिसको बोला जाता है दोस्तों, एक टाइप ऑफ ग्रुप है दोस्तों। न्यूक्लियाई लोकेटेड इन वाइट मैटर्स, वाइट मैटर्स के अंदर लोकेटेड होते हैं, और सेरेब्रम मैटर्स ऑफ द सेरेब्रम, सेरेब्रम के वाइट मैटर्स के अंदर ये लोकेटेड होते हैं डीप न्यूक्लियाई, और सर्व एज द मेन रिले स्टेशन बिटवीन द सेरेब्रम एंड द रेस्ट ऑफ ब्रेन। दोस्तों बेसल जो न्यूक्लियाई होते हैं ना, इनका क्या काम होता है? इनको बोला जाता है डीप सेरेब्रल न्यूक्लियाई, डीसीएन। इसका क्या काम होता है दोस्तों? जो आपका रेस्ट ऑफ ब्रेन और जो सेरेब्रम के बीच में जो मैसेज का लेन देन होता है, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन आती है उसको सेरेब्रम तक पहुंचाता है, और सेरेब्रम से कोई भी रिस्पॉन्स आता है उसको वापस पहुंचाता है रेस्ट ऑफ बॉडी में। तो बीच में मैसेंजर का काम करता है न्यूक्लियाई डीप, जो जिसे बोला जाता है बेसल गैंग्लिया दोस्तों। तो बेसल गैंग्लिया का क्या काम है? बेसल गैंग्लिया का एक ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई है जो कि कंट्रोल करता है मूवमेंट्स वगैरह को और मोटर एक्टिविटी को। उसी में डीप न्यूक्लियाई होते हैं, बेसल गैंग्लिया में ही डीप न्यूक्लियाई होते हैं, जो कि क्या काम करते हैं न्यूक्लियाई? वो काम करते हैं मैसेंजर का काम करते हैं। सेरेब्रम और रेस्ट ऑफ बॉडी आपके बीच में मैसेज का लेना और मैसेज को वापस भेजने का काम कौन करता है? DCN यानी डीप सेरेब्रल न्यूक्लियाई,
ठीक है दोस्तों, क्लियर है ये। मतलब डीसीएन क्या काम करता है कि सेरेब्रल और आपके जो रेस्ट ऑफ बॉडी से जो भी मैसेज आता है उसको सेरेब्लम तक पहुंचाता है। सेरेब्लम से जो रिस्पॉन्स आता है उसको वापस बॉडी में पहुंचाने का काम कौन करता है? डीप सेरेब्रल न्यूक्लियाई करता है दोस्तों। ठीक है, तो एक रिले, मैसेज रिले का काम करता है दोस्तों ये आपका डीप सेरेब्रल न्यूक्लियाई। नेक्स्ट है दोस्तों ग्रे मैटर क्या होते हैं। ठीक है, ग्रे मैटर जैसा आप इसमें इमेज में देखेंगे, जो ग्रे कलर में आपको दिखाई दे रहा है वो दोस्तों ग्रे मैटर। ठीक है, ये ज़्यादातर कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। और बीच में जो आप वाइट देख रहे हैं दोस्तों, तो ये है दोस्तों वाइट मैटर। ठीक है, दो प्रकार के मैटर होते हैं ब्रेन में, एक ग्रे मैटर और एक वाइट मैटर। अगर एमआरआई में आप कभी देखेंगे तो एमआरआई में ग्रे मैटर और वाइट मैटर अलग से दिख जाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर हम पहले बात करें वाइट मैटर की, वाइट मैटर इज अ टाइप ऑफ ब्रेन टिश्यू दैट मेड अप ऑफ नर्व फाइबर और एक्सोन दैट कनेक्ट नर्व सेल्स न्यूरॉन्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। ये वाइट मैटर्स क्या होते हैं दोस्तों? ये टाइप ऑफ ब्रेन टिश्यू है, एक प्रकार का ब्रेन टिश्यू है जो किससे बना होता है? नर्व फाइबर से, एक्सोन से, और कनेक्ट करता है नर्व सेल्स को और न्यूरॉन्स को। हम जानते हैं कि हमारे ब्रेन में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन्स को और नर्व सेल को कनेक्ट करके रखता है, किसके बने होते हैं? नर्व फाइबर के और एक्सोन के। और क्या किस प्रकार के होते हैं? सॉफ्ट टिश्यू टाइप के होते हैं, ब्रेन टिश्यू के टाइप के होते हैं। ठीक है, ब्रेन टिश्यू होता है ये वाइट मैटर, जो कि किससे बना होता है? नर्व फाइबर से और एक्सोन से। और क्या करने का काम करता है? नर्व सेल्स को कनेक्ट करता है, न्यूरॉन्स को कनेक्ट करके रखता है एक दूसरे से। ठीक है दोस्तों, अलग अलग पार्ट ऑफ ब्रेन के। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों ग्रे मैटर। ग्रे मैटर इज अ टिश्यू इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दैट इसेंशियल फॉर मैनी मेंटल फंक्शन इंक्लूडिंग मेमोरी, इमोशंस एंड मूवमेंट्स। ग्रे मैटर से एक बार हम दोबारा वाइट मैटर पे आएंगे कि वाइट मैटर में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। वाइट मैटर इज अ टाइप ऑफ ब्रेन टिश्यू। वाइट मैटर क्या है? एक प्रकार का ब्रेन टिश्यू है दोस्तों, जो कि किससे बना हुआ है? नर्व फाइबर से और एक्सोन से। ठीक है, जो वाइट मैटर है वो ब्रेन टिश्यू है, किससे बना हुआ है? नर्व सेल से, नर्व फाइबर से और एक्सोन से। क्या काम करता है वो दोस्तों? नर्व सेल्स को और न्यूरॉन्स को, अलग अलग पार्ट के ब्रेन के पार्ट्स को जोड़ के रखने का काम करता है दोस्तों। नर्व सेल्स को और न्यूरॉन्स को पूरे ब्रेन के अंदर अलग अलग पार्ट्स में जोड़ने का काम करता है दोस्तों वाइट मैटर। अब आते हैं ग्रे मैटर पे। ग्रे मैटर इज अ टिश्यू इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दैट इज एसेंशियल फॉर मैनी मेंटल फंक्शंस इंक्लूडिंग मेमोरी, इमोशंस एंड मूवमेंट्स। जो ग्रे मैटर है वो भी एक टाइप का ब्रेन टिश्यू है। उसका क्या काम है दोस्तों? वो होता है दोस्तों ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है। वाइट मैटर केवल ब्रेन में होता है, जो ग्रे मैटर होता है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू भी होता है और इसेंशियल रोल प्ले करता है मेंटल फंक्शन में, इंक्लूडिंग मेमोरीज में, इमोशंस में और मोमेंट्स में। दोस्तों ये सब किस काम में आते हैं? जब ट्रीटमेंट होती है ना पेशेंट की, उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें काम आती हैं। डॉक्टर को कैसे पता चलता है कि किस प्रकार की कहाँ पे ट्रीटमेंट, अगर मेंटल हेल्थ है पेशेंट की तो ग्रे मैटर वगैरह पे, या फिर जहाँ पे भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी पार्ट में अगर दिक्कत होगी तो उसी पार्ट पे फोकस किया जाता है दोस्तों। तो इसलिए ज़रूरी है दोस्तों। तो ग्रे मैटर क्या है? ब्रेन टिश्यू है जो कि हेल्प करता है हमारे मेंटल फंक्शनिंग में, इंक्लूडिंग मेमोरी में, इमोशंस में और मूवमेंट्स में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंडीशंस एंड डिसऑर्डर्स ऑफ ब्रेन। ठीक है, कंडीशंस एंड डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या इसमें डिसऑर्डर्स हो सकते हैं दोस्तों। सबसे पहला अल्जाइमर्स डिजीज एंड डिमेंशिया। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कभी सुनते हैं किसी को प्रॉब्लम हो जाती है तो कोई आपको बोलता है कि अल्जाइमर्स हो गया है, अल्जाइमर डिजीज़ है इनको, डॉक्टर ने कहा अल्जाइमर डिजीज़ है, या फिर डिमेंशिया हो गया। डिमेंशिया ज़्यादातर ओल्ड एज में होता है दोस्तों। ठीक है, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ कंजेनेटिव ब्रेन फंक्शंस सच एज मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लैंग्वेज। अल्जाइमर डिजीज़ और डिमेंशिया दोस्तों एक प्रकार की कंडीशन है जिसमें व्यक्ति को क्या होता है कि व्यक्ति के फंक्शंस है ना धीरे धीरे लॉस होना लग जाते हैं। मतलब हाथ पैर कम काम करना चालू कर देते हैं, या फिर जो मेमोरी है वो याददाश्त आना भूल जाते हैं, याद रखना भूल जाते हैं। जैसे कोई सामान उन्होंने कहीं रखा है, अगर थोड़ी देर बाद में अगर वो ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो भूल जाएंगे कि हमने सामान कहाँ पे रखा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन हो सकती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग और लैंग्वेज, बोलने में दिक्कत हो सकती है, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे रीजनिंग वगैरह एक प्रकार से कह सकते हैं, जहाँ पे हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है। जहाँ पे हम दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगा के कोई सोचने का काम होता है, वो काम हम नहीं कर पाते हैं। ये इस प्रकार की अगर कैपेबिलिटी हमारी नहीं रहती है तो उस टाइम पे हमें या तो अल्जाइमर डिजीज़ की कंडीशन होती है या फिर डिमेंशिया हो जाता है। डिमेंशिया में यही होता है कि धीरे धीरे व्यक्ति का जो है फंक्शनिंग स्लो हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाती है, मेमोरी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी रीजनिंग जो है हमारी वो ख़त्म हो जाती है दोस्तों। न्यूरो का डॉक्टर भी होता है दोस्तों, तो वो एग्जामिन करता है कि मेमोरी कैसी है इसकी, लैंग्वेज कैसी है इसकी,
और मतलब उसकी थिंकिंग पावर कैसी है, उन सबको ही देख के पेशेंट के तभी डिसाइड करता है कि पेशेंट डिमेंशिया में जा रहा है कि अल्जाइमर डिजीज़ में जा रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक कंडीशन ये है डिमेंशिया का मतलब लॉस ऑफ फंक्शन, मेमोरी लॉस और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट है दोस्तों एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, ALS जिसे कहा जाता है दोस्तों। ये न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है वेयर द नर्व सेल्स इन योर ब्रेन ब्रेक डाउन्स। जो आपके ब्रेन में जो नर्व सेल्स होते हैं ना दोस्तों, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। नर्व सेल्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो दोस्तों जो ब्रेन का जो एक स्ट्रक्चर है ना वो डिस्टर्ब रहेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को जो मसल्स होती हैं, मसल्स क्या होंगी, वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। मसल्स वीक होना स्टार्ट हो जाएंगी, बॉडी वीक हो जाएगी और पूरे बॉडी में पेन जैसा महसूस रहेगा दोस्तों। तो एमायोट्रोपिकल लेटरल स्क्लेरोसिस का मतलब है कि जो न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, जो मसल्स होती हैं, न्यूरो मसल्स होती हैं, नर्व होती हैं, वो वीक हो जाती हैं दोस्तों इस कंडीशन में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो दोस्तों कंडीशन है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD जिसे बोला जाता है। ए डेवलपमेंटल डिसऑर्डर दैट कैन अफेक्ट योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट, रेगुलेट बिहेवियर और इंटरप्रेट सोशल कॉज। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में क्या होता है दोस्तों, डिसऑर्डर दैट कैन अफेक्ट योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट। आपकी जो कम्युनिकेट करने की जो एबिलिटी है ना दोस्तों, एक दूसरे को कम्युनिकेट करने की, किसी से बात करने की या फिर किसी को कोई मैसेज डिलीवर करने की, वो आपकी कैपेबिलिटी कम हो जाती है। रेगुलेट बिहेवियर और इंटरप्ट सोशल कॉज, मतलब आपका जो बिहेवियर है ना वो चेंज हो जाता है। जो सामाजिक एक बिहेवियर होना चाहिए, डिसिप्लिन वाला जो बिहेवियर होना चाहिए दोस्तों, वो बिहेवियर नहीं रहता। जैसे हमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का जो बिहेवियर होता है दोस्तों वो बड़ा अजीब सा होता है कि मतलब कुछ भी अजीब अजीब सी हरकतें करेंगे, उनको कोई मतलब नहीं होता कि कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है। तो इस कंडीशन को बोला जाता है दोस्तों ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं दोस्तों हम, ब्रेन ट्यूमर। दोस्तों ये तो एक बहुत ही अलग कंडीशन है और बहुत ही खतरनाक कंडीशन भी होती है। इरेगुलर मास ऑफ सेल्स दैट स्टार्ट इन योर ब्रेन एंड ग्रो अनकंट्रोलेबली, मतलब एक कोई मास दोस्तों ब्रेन के अंदर ग्रो कर जाता है। ठीक है, मास ऑफ सेल्स। ठीक है, कोई सेल्स का जो मास है दोस्तों, एक मास अगर आपके ब्रेन में, जैसे आपका ब्रेन नॉर्मल है, अगर ब्रेन के अंदर कोई मास डेवलप कर जाए सेल्स का, तो दोस्तों क्या होता है कि आपके ब्रेन के अंदर में जो टिश्यूज होते हैं वो प्रेशर से दबने लग जाते हैं। मतलब एक फिक्स जगह है, अगर उसी जगह पे कोई और चीज़ आके उस जगह को दबानेगा तो जो ब्रेन है दोस्तों वो टाइट हो जाएगा और ब्रेन के अंदर जो फंक्शन है वो ब्रेन की फंक्शन को दोस्तों डिस्टर्ब करेगा, जिससे क्या होगा दोस्तों, किसी भी प्रकार की जैसे चक्कर आ सकते हैं, मिर्गी आ सकती है, एपिलेप्सी हो सकता है, सीजर आ सकते हैं पेशेंट को, वोमिटिंग हो सकती है दोस्तों। तो किसी भी बॉडी पार्ट में दोस्तों अगर कोई भी अनइवन चीज़ आ जाती है ना तो वो उस चीज़ को डिस्टर्ब करती है। अगर हार्ट में मान लो दोस्तों, हार्ट में ब्लड पंप हो रहा है, अगर वहाँ पे कोई क्लॉट बन जाए, कोई वहाँ पे आर्टरी बंद हो जाए तो दोस्तों हार्ट फेल हो जाएगा। ऐसे ही ब्रेन में, अगर ब्रेन में कोई मास आके, कोई भी बाहर का मास कोई डेवलप कर गया, ग्रो कर गया वहाँ पे ब्रेन के अंदर में, तो दोस्तों ब्रेन तो डिस्टर्ब होगा ही, और ब्रेन डिस्टर्ब होगा तो बहुत सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा दोस्तों। और दोस्तों ये दो प्रकार के हो सकते हैं, तो बिनाइन मतलब बिना कैंसरस के भी हो सकता है और कैंसरस भी हो सकते हैं। तो ब्रेन ट्यूमर का मतलब है कि इरेगुलर मास ऑफ सेल्स, सेल्स का इरेगुलर, सेल्स क्या डेड सेल्स जो होते हैं वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं और वो ग्रो करना लग जाते हैं, तो उसको बोला जाता है दोस्तों ब्रेन ट्यूमर। ठीक है दोस्तों, तो मास टाइप का बन जाता है ब्रेन के अंदर। नेक्स्ट है दोस्तों एपिलेप्सी। एपिलेप्सी क्या है दोस्तों, ब्रेन डिसऑर्डर दैट डिस्टर्ब द एक्टिविटी ऑफ योर ब्रेन नर्व सेल्स लीडिंग टू सीजर्स। एपिलेप्सी एक ऐसा डिसऑर्डर है जो आपके नर्व सेल्स होते हैं उनको डिस्टर्ब करता है, जिससे कि व्यक्ति को क्या आते हैं, सीजर आते हैं। जैसे कि हमने ट्यूमर के केस में देखा, अगर व्यक्ति को ट्यूमर हो जाती है दोस्तों तो वो क्या करती है, ब्रेन के सेल, जो ब्रेन के नर्व सेल्स होते हैं उनको डिस्टर्ब करती है, जिससे क्या होता है, व्यक्ति को सीजर आ सकते हैं। तो एपिलेप्सी भी वैसे ही होता है, अगर कोई ब्रेन में कोई नर्व सेल डिसऑर्डर हो जाता है, नर्व सेल्स डैमेज हो जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, सीजर्स को बढ़ावा देते हैं, बार बार व्यक्ति को सीजर आते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सीजर यानी मिर्गी का दौरा जिसको कह सकते हैं। ठीक है, वो पढ़ते हैं दोस्तों। लास्ट हम देखते हैं दोस्तों स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या है दोस्तों, एन इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू योर ब्रेन आइदर बिकॉज ऑफ आर्टरी ब्लॉकेज और आर्टरी रप्चर। दोस्तों स्ट्रोक एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी है दोस्तों जिसमें क्या होता है, या तो जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है या तो वो आर्टरी ब्लॉक हो जाए, या तो आर्टरी बंद हो जाए, या फिर
आर्टरी रप्चर हो जाए, यानी आर्टरी से ब्लड का लीकेज हो जाए दोस्तों। दोनों ही कंडीशन में क्या होते हैं दोस्तों, जो ब्रेन के टिश्यूज़ होते हैं, जो ब्रेन के सेल्स होते हैं, वो धीरे धीरे करके डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं उस एरिया में। और दोस्तों व्यक्ति को किसी एक साइड में वीकनेस आ जाती है दोस्तों, या तो अगर लेफ्ट साइड में स्ट्रोक हुआ है व्यक्ति को तो राइट साइड में पूरा वीकनेस आ जाता है, या फिर अगर राइट साइड में अगर ब्रेन के स्ट्रोक हुआ है तो दोस्तों लेफ्ट साइड में, जैसा कि हमने हेमिस्फीयर में पढ़ा था कि जो हमारा राइट हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है और जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो राइट साइड को कंट्रोल करता है दोस्तों। तो दोस्तों स्ट्रोक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें व्यक्ति को क्या होता है कि कोई आर्टरी फट जाती है, या तो कोई मतलब जिसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, हाइपरटेंशन जिसको रहता है, ब्लड प्रेशर जिसका हाई रहता है, अगर उसका ब्लड प्रेशर एकदम से हाई हो गया है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो वेसल्स होती है ब्रेन की वो फट जाती है दोस्तों, और ब्रेन के अंदर ही खून बहने लगता है दोस्तों। तो वो क्या करती है कि धीरे धीरे ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं, और जो वहाँ के एरिया के जो ब्रेन के सेल्स और टिश्यू होते हैं ना दोस्तों, वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। ऐसे ही अगर हमारे जो ब्रेन जो सेल्स हैं, जो ब्रेन के टिश्यूज़ हैं, अगर कोई आर्टरी ब्लॉकेज हो गई है तो वहाँ तक ब्लड नहीं पहुँच पाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिसके कारण जो ब्रेन के सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाएंगे दोस्तों, और जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो इरेगुलर हो जाएगी दोस्तों। जो स्ट्रोक होते हैं वो दोस्तों अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक दूसरा स्ट्रोक होता है दोस्तों, वो होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। ये दोस्तों इस्चेमिक स्ट्रोक हो गया, जिसमें ब्लड की सप्लाई न पहुंचने के कारण ऑक्सीजन की कमी से जो ब्रेन के सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, इसको बोला जाता है इस्चेमिक स्ट्रोक। दूसरा स्ट्रोक होता है दोस्तों हेमरेजिक स्ट्रोक। अगर किसी व्यक्ति का कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी के चोट लगी, उस वजह से कोई ब्रेन के अंदर कोई आर्टरी फटने की वजह से ब्लीड हो गया ब्रेन के अंदर, तो दोस्तों उसी की वजह से जो ब्रेन के सेल्स होते हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों, और एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन है दोस्तों। इस कंडीशन में व्यक्ति को जल्द से जल्द मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। अगर दोस्तों आप भी अगर अपने आसपास नियर बाय अगर ऐसा कुछ देखते हैं, किसी व्यक्ति को एकदम से बोलने में दिक्कत हो रही है, या फिर किसी एक साइड में हाथ सुन्न हो गया है, पैर सुन्न हो गया है, किसी लेफ़्ट साइड में या राइट साइड में, तो दोस्तों कोशिश करिए कि आप तुरंत उसको कोई अच्छे हॉस्पिटल में जहाँ पे एमआरआई की फैसिलिटी अवेलेबल हो वहाँ तक व्यक्ति को पहुँचाए दोस्तों। तो दोस्तों इतना ब्रेन के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, और पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट पार्ट 4 में। पार्ट 4 में हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों रेस्पिरेटरी सिस्टम के। तो अगर दोस्तों आपने पहले 2 पार्ट नहीं देखे तो आप दोनों पहले पार्ट देख लीजिए, और ब्रेन दोस्तों इस वीडियो में हमने यहाँ तक कवर कर दिया है। अगर आपको कोई भी फिर भी डाउट तो आप कमेंट करके वीडियो में बता सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट 4 आएगा दोस्तों, जिसमें हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। हम धीरे धीरे रोज़ाना दोस्तों एक एक पार्ट करके, अगर आप आज से अगर 15-20 मिनट भी डेली के देते हैं दोस्तों, तो 1 महीने बाद देखेंगे कि आपके बहुत सारे सिस्टम हैं जो कि कवर हो चुके होंगे। कवर ही नहीं बल्कि आपको याद भी हो चुके होंगे, क्योंकि बुक्स में जो लैंग्वेज होती है दोस्तों वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज होती हैं, और यहाँ पे हमने बहुत ही सिंपल वर्ड रख के बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 में।